अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जी हां, जिससे जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। गुड न्यूज ये है कि आज रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें की है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, जिसके लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की गई है ताकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को अमल में लाया जा सके। अब की बार 400 पार, अब की बार ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, सातों की सातों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। 18वें लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां देश में चरम पर हैं। कोई मेगा रैली कर रहा है, कोई यात्रा, कोई डोर टू डोर कैंपेन और कोई उम्मीदवारों के ऐलान में जुटा है। इन्हीं सरगर्मियों के बीच ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज गुड न्यूज सामने आई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है, जिसे कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन जाकर सौंपा। इस रिपोर्ट में देश में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के जरिए देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज का दिन इतिहास में इस रूप में दर्ज हो गया है कि आज ही के दिन इस पूरी प्रक्रिया यानी इस अवधारणा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने भी अपनी रिपोर्ट मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। मौजूदा सरकार ने तय किया कि देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए और साथ ही विकास की पटरी पर अबाध गति से रफ्तार से दौड़ने के लिए ये आवश्यक होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, यानी लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों तक के चुनाव एक साथ कराए जाएं। देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम पिछले साल उठाया गया था, जब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की समिति 2 सितंबर को बनाई गई और 23 सितंबर को ही इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसके बाद एक्सपर्ट के साथ साथ एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय कमेटी को दी, जिनमें 32 पक्ष में और 15 ने विपक्ष में अपनी राय दी। वहीं विपक्ष का कहना है, उनकी आपत्तियां भी अपनी जगह हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के समय जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं अंधेरे में चले जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, क्योंकि जिस दल की सरकार होगी या राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लोकसभा चुनाव में पूरे देश का मुद्दा होता है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सीमा की सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, इन सारी चीजों पर। लेकिन स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट में कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। उसके बाद 100 दिनों के अंदर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। रिपोर्ट में अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश भी शामिल है और अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक करना होगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। वहीं कमेटी की सिफारिश है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के लिए उपकरणों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की गई है। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसको लाना चाहिए और इसके लिए 2-3 संशोधन कानून में और करने पड़ेंगे, संविधान में करने पड़ेंगे। एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा।
एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी कोई गठबंधन है सरकार की, तो एंटी डिफेक्शन पूरे गठबंधन पे लगना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिक्स में आयाराम गयाराम जो चल रहा है उसको धीरे धीरे और कम करना पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को भी बदलना पड़ेगा, फिक्स टेन्योर करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से देश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये वन नेशन वन पोल अगर लागू कर दिया जाए। मौजूदा वक्त में देश में राज्यों की विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिससे पैसा, मैन पावर और समय खराब होता है। लेकिन अगर देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन अमल में आया तो पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे, जिसका मतलब हुआ कि मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और रुक करते हैं अगली खबर का, और अब बात रंगों के त्योहार होली की, जिसको लेकर देश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खास करके कान्हा की नगरी में होली का जश्न हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर दर मंदिर होली खेलने की परंपरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निभाई जा रही है। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले होली के इस उत्सव को लेकर कैसा लोगों में उत्साह है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। फागुन का महीना, ब्रिज की भूमि और इस पावन भूमि के मंदिरों में उड़ता रंग गुलाल। कान्हा की नगरी में कुछ ऐसा ही माहौल है इन दिनों। जहां देखो जिधर देखो सिर्फ होली का जश्न मनाया जा रहा है। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष, साधु हों या संत, हर कोई ब्रिज की होली का आनंद उठा रहा है। ब्रिज की होली का ये उत्सव 40 दिनों तक चलता है। इस दौरान मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना के अलग अलग मंदिरों में बड़े ही धूमधाम के साथ होली खेली जाती है। आज मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेली। पूजा पाठ के बाद पुजारियों ने जैसे ही भक्तों पर गुलाल उड़ाया, मंदिर में मौजूद भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। कोई होली खेलते हुए झूमता नजर आया तो कोई भजनों पर झूमता दिखाई दिया। होली के पर्व की शुरुआत ब्रज में वसंत पंचमी के साथ ही हो जाती है और उसके बाद से लगातार हर मंदिरों में रंग भक्ति का होता है, कृष्ण नाम का होता है। इस वक्त मैं द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ आप लोगों की आस्था को देख सकते हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं वो भक्तों के ऊपर गुलाल डाल रहे हैं। जो यहाँ भक्त मंडली संकीर्तन करती है, सबसे पहले उन पर गुलाल डाला गया है और ये जो अब भक्त बैठे हैं इनके ऊपर गुलाल डाला जा रहा है और इस तरीके से ये होली का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए, ब्रज की होली अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और वो इसीलिए खास मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। ये होली सिर्फ आम जन लोगों की नहीं होती, ये भक्त और भगवान के बीच की होली होती है और इसीलिए माना जाता है कि ब्रज जैसी होली दुनिया में, देश भर में कहीं नहीं होती। पूरे ब्रिज मंडल में कई तरह की होली खेली जाती है। लड्डू होली से लेकर लठमार होली तक, फूलों की होली से लेकर रंग गुलाल की होली, ये कान्हा की नगरी की खास पहचान है और यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग होली के इन अलग अलग रंगों का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर की होली क्यों इतनी ज्यादा खास है, क्यों ये लोग भक्ति में इस कदर सराबोर नजर आ रहे हैं, क्यों कान्हा की भक्ति का रंग इतना ज्यादा गाढ़ा है कि लोग दूर दूर से ब्रज में आते हैं, ब्रजवासियों के साथ होली खेलते हैं, ये जानते हैं क्यों द्वारकाधीश की होली सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। देखो, एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, फाल्गुन सखो विराध हो बदकार कहा। यह बताया जाता है फागुन में सारे रंगों को मिलाकर ठाकुर जी से होली खेली जाती है।
इसका यह कारण है कि भगवान को सारे रंग प्रिय हैं, उसमें भी जब गोपियों के भाव हैं, नए नए नित्य नित्य भाव आते हैं, उनसे ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार मूर्ति श्री धामा तारको मूल कारणम, यह बसंत पंचमी से, यह होली बसंत पंचमी से चालू हो जाती है और यह होली के द्वितीया तक रहती है, जो फिर ये पूर्णता के लिए विश्राम कर लेती है। इस होली में अनेकों प्रकार के रसिया गाए जाते हैं और ठाकुर जी को रिझाते हैं। ब्रिज की होली में गीत संगीत का भी खास महत्व है। यहाँ होली शुरू होते ही भजन मंडलियाँ होली के गीतों से समा बांध देती हैं। झाल, मंजीरा और ढोलक की जुगलबंदी के साथ कान्हा और राधा रानी के भजन ब्रिज की गलियों में इन दिनों गूंज रहे हैं। सब मिल ब्रजनारी, सब मिल ब्रजनारी, पकड़ोरी सब मिल ब्रजनारी, पकड़ोरी सब मिल ब्रजनारी, भाग न जाए ये कृष्ण मुरारी। ब्रिज की होली के कार्यक्रमों की शुरुआत बसंत पंचमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर से और रंगनाथ मंदिर की होली के साथ इसका समापन होता है। इसलिए ये कहावत है कि सब जग होरी ब्रिज में हो रहा, क्योंकि ब्रिज में होली 1-2 दिन की नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक यूं ही खेली जाती है। मथुरा से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात वर्ल्ड किडनी डे की। जी हाँ, किडनी यानी कि गुर्दे शरीर चलाने के लिए सबसे अहम अंगों में शामिल है। उसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ही 14 मार्च को इस खास दिन के तौर पर मनाया जाता है। भारत में अब भी लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते या फिर जानकारी के अभाव की वजह से किडनी से जुड़ी बीमारियों की तीव्रता को वक्त रहते समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो जाती है। और यही वजह है कि 18 साल पहले यानी कि साल 2006 से वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, ताकि लोग अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए वक्त रहते हुए वो जागरूक हो। फिर भी 19वें विश्व किडनी दिवस के बावजूद भारत में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या चिंताजनक तरीके से बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमारे देश में सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों की संख्या 10 से 12% है, यानी कि उन्हें लंबे समय से किडनी से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 90% लोगों को पता ही नहीं कि वो किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें 7% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा पेन किलर यानी कि दर्द की दवा खाकर अपनी किडनी खराब कर ली है। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से भी कई लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं शुरू हो गई हैं। आजकल खान पान की वजह से मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ी है। ओवरवेट यानी कि वजन ज्यादा होने की वजह से कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है। उम्र बढ़ने की वजह से भी कई लोगों की किडनी का फंक्शन कम होने लगता है। 50 की उम्र पार करते ही कई लोगों की किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। 70 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते 50 से 60% लोगों की क्रॉनिक किडनी डिजीज के हल्के लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ज्यादा नमक खाना, शरीर में पानी की कमी, हाई प्रोटीन डाइट, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान से भी किडनी को नुकसान पहुंचता है। एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग के मुताबिक किडनी के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके खराब होने का पता देर से चलता है, जिसकी वजह से 70% मरीजों में रिकवरी के आसार कम हो जाते हैं। यही वजह है कि किडनी फेल्योर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर साल 1.5 लाख लोगों की किडनी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है और उनकी जिंदगी बचाए रखने के लिए कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तक हो जाती है, जिसके लिए हर साल भारत में 1.5 लाख किडनी की जरूरत है। ट्रांसप्लांट के लिए इतने बड़े पैमाने पर गुर्दों को जुटाना बेहद मुश्किल काम है, जिसकी वजह से भारत में अब भी हर साल सिर्फ 10 से 12 हजार मरीजों की ही किडनी ट्रांसप्लांट हो पा रही है। वर्ल्ड किडनी डे हम मना रहे हैं। डॉक्टर भौमिक हमारे साथ है इस पर बात करने के लिए एम्स से। सर, किडनी की समस्या भारत में कितनी बड़ी है? पहला सवाल मेरा आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने कहा, किडनी का प्रॉब्लम जो है अक्यूट हो सकता है, यानी अचानक हो गया, और दूसरा है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी कहते हैं। तो सीकेडी का जो मात्रा है ऑलमोस्ट 10 से 12% लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है,
इनमें से 90% को पता ही नहीं है कि उनके किडनी का प्रॉब्लम है। इसके दो वजह है। एक है, जैसे मैंने कहा, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आजकल सोसाइटी में बढ़ रहा है। सेकेंड है, लोगों का खान पान में प्रॉब्लम है, मोटापा बढ़ रहा है। एक तो है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन द अर्बन सेक्टर, प्लस फास्ट फूड, हाई सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी। सो अर्बन सेक्टर में दिस आर द प्रॉब्लम्स। पेन किलर का क्या जो है इसके साथ ताल्लुक है किडनी के फेलियर से? पेन किलर्स का प्रॉब्लम ये है कि हमारी किडनी का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड का प्रवाह है, जो फ्लो है, वो कम कर देता है। तो किडनी को कम ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए किडनी का जो अंदर स्ट्रक्चर्स है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज सीकेडी इन द लॉन्ग रन। तो इसीलिए पेन किलर जो हम NSAID बोलते हैं वो लेना वर्जित है, हम कहेंगे। आपको बता दें कि किडनी का काम शरीर से वेस्ट चीजें बाहर निकालकर खून साफ करना होता है। शरीर के कचरे को छानकर बाहर करने के अलावा किडनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी किडनी पर ही होती है। हड्डियों की सेहत और खून में केमिकल का संतुलन बनाए रखना भी किडनी का ही काम है। कुल मिलाकर किडनी हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में किडनी का काम करते रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी तरह की खराबी की शिकायत के बाद इलाज की जरूरत पड़ती है तो दवा, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट समेत कई विकल्प हैं। उसके बाद भी किडनी की गंभीर बीमारी वाले मरीजों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों का ब्लड प्रेशर भी हाई रहने का खतरा बना रहता है। खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी अक्सर कम होने का संकट मंडराता रहता है। शरीर से जुड़ी कई तरह की समस्याओं की वजह से मरीज हमेशा लो यानी बीमार महसूस करते हैं। दुनिया में इंसानों की मौत की 7वीं सबसे बड़ी वजह किडनी की बीमारी है। हर 6 महीने में पेशाब की जांच कराने पर समय से किडनी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बीमारी का पता चलने पर तुरंत उपचार का कई विकल्प उसके मौजूद हैं। ये तभी हो सकता है जब लोग रेगुलर बॉडी चेकअप करवाएं। इन दिनों तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतों की वजह से 8 से 12 साल के बच्चों में किडनी खराब होने की शिकायत बढ़ी है। ऐसे में दिल्ली एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपांकर भौमिक बच्चों में किडनी रोग के संकेत पहचानने का तरीका बता रहे हैं। इमीडिएट उसका फुल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कोई भी पेशेंट का अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या यूरिया क्रिएटिन बढ़ा है, उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है कि वजह क्या है, कि किडनी की बीमारी क्यों हुआ है। एक बार आपको वजह पता चल जाएगा, फिर उसका आजकल बहुत सारे अच्छे इलाज है ताकि आप उसको रोक सको या उसको कंप्लीट क्योर भी कर सको। बच्चों का आजकल मोटापा इज़ अ मेजर कॉज, और बाकी जैसे मैंने कहा कि उनका अगर बर्थ डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट की वजह से या जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, या देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फ्लो ऑफ द यूरिन एंड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द। वैसे आपको बता दें, आमतौर पर महिलाओं में किडनी की बीमारी ज्यादा देखी जा रही है। इसका कारण मोटापा और डिलीवरी के समय अधिक ब्लीडिंग है। प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा पेन किलर ले लेने की वजह से भी किडनी को नुकसान पहुंचने की आशंका होती है। चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसा उद्यान शुरू किया गया है जो न केवल शिक्षा के लिहाज से खास रहेगा, बल्कि उसमें दर्शाई गई चीजों से लोग सही और सटीक जानकारी ले पाएंगे। यहाँ एक म्यूजियम के अलावा बटरफ्लाई सेंटर भी है। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, इतिहास और विज्ञान की ये एक अलग ही दुनिया है। दरअसल ये एक गार्डन है जो एकदम खास और अलहदा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर बल्लारपुर नेशनल हाईवे विसापुर में ये एक बड़ा उद्यान बनाया गया है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी बोटेनिकल गार्डन नाम दिया गया। इसके पहले चरण के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, जिन्होंने इस गार्डन का मुआयना भी किया। इस गार्डन में आप जैसे ही एंट्री लेंगे, आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगी। यहाँ वन्य प्राणियों और जलीय जीवों को खासकर एक्वेरियम के माध्यम से इस बोटेनिकल गार्डन में दर्शाया गया है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान की कामयाबी को यहाँ रखा गया।
जिसमें चंद्रयान से लेकर मंगलयान और इसरो द्वारा सभी सफल आविष्कारों की जानकारी आपको मिलेगी। लगभग 108 हेक्टेयर इलाके में निर्मित ये बोटेनिकल गार्डन खुद में नायाब है। यहाँ नेचर एजुकेशन के लिए फल और फूल की कई प्रजातियां हैं, जिसमें पर्यावरण के मुताबिक नर्सरी बागवानी तकनीक और उसके प्रबंधन को समझने की भी विजिटर्स के लिए व्यवस्था है। देश विदेश के 1300 से भी ज्यादा प्रजातियों के पौधे इससे पहले शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। इनमें ये खास रोज गार्डन भी तरह तरह के गुलाबों की खुशबू से महका हुआ है। वहीं तितली के आकार में यहाँ एक बटरफ्लाई सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ कई प्रजाति की तितलियों के संवर्धन का काम हो रहा है। इस बोटेनिकल गार्डन में एक म्यूजियम है, जहाँ वन्य जीवों के खास पुतले लगाए गए हैं। तो वहीं इतिहास के पन्नों को पलटने और समझने का ये म्यूजियम आपको बेहतर मौका भी दे रहा है। इस बोटेनिकल गार्डन को बनाने में करीब 240 करोड़ रुपए की लागत आई, जो आने वाले वक्त में चंद्रपुर जिले की शान ही नहीं बल्कि पहचान भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उद्यान न होकर यहाँ पहुँच रहे छात्रों और आम नागरिकों के लिए एजुकेशन के लिहाज से बेहद कारगर सेंटर साबित होने वाला है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलें न्यूज पर मेरे साथ।